दोस्तों, रात के ठीक 10:30 बज रहे थे। ठंड के इस मौसम में मैं टैक्सी के अंदर सफ़र करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल रहा था। लेकिन तभी टैक्सी को एक बहुत ही ज़ोरदार का झटका लगा। झटका लगने की वजह से मैं समझ गया कि कुछ तो हुआ था। इसलिए मैंने टैक्सी ड्राइवर आशुतोष से पूछा, अरे क्या हुआ आशुतोष जी, टैक्सी बंद क्यों हो गई? तभी आशुतोष ने कहा, अरे भाई साहब, टैक्सी को बंद नहीं किया है, टैक्सी बंद हो गई है, रुको ज़रा मैं उतर कर देखता हूँ। उसके बाद ड्राइवर साहब गाड़ी से नीचे उतरे और अपनी टैक्सी की जांच करने लगे। 5 मिनट बीतने के बाद वो सीधा अंदर आए और बोले, भाई साहब, थिएटर के अंदर पानी सूख गया है और यहाँ आसपास में कहीं दूर दूर तक पानी भी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से पैदल ही निकल जाएं और आगे जाकर हाईवे से कोई सवारी गाड़ी ढूंढ लें। आशुतोष की बात सुनकर मैं घबरा गया और फिर मैंने उससे कहा, अरे भाई पागल है क्या, मैं इतनी रात को भला कहाँ जाऊँगा? तो एक काम कर, जल्दी से गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर, मैं यहीं पर तेरा वेट करता हूँ। इतना कहने के बाद मैं सीट के ऊपर अपना सर रखकर फ़ोन चलाने लगा। थोड़ा समय बीत गया और समय बीतने के साथ ही मैंने देखा कि अभी भी आशुतोष गाड़ी के सामने बोनट के अगल बगल में ही घूम रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद आशुतोष गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएगा और मुझे थोड़ा जल्दी अपने घर पहुंचना था। तो मैंने सोचा कि मुझे पैदल ही हाईवे के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस समय हम एक कच्ची रोड पर थे और यहाँ से थोड़ी दूर एक हाईवे पड़ता था। इसलिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उसके बाद मैंने आशुतोष से कहा, भाई लगता है तेरी टैक्सी ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं पैदल ही निकल रहा हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा। ठंड की उस रात में मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कपकपा रहे थे। हड्डियों को जमा देने वाली इस ठंड के अंदर थोड़ी दूर चलते मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे थे, मगर पैदल चलने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। खैर, थोड़ा सफ़र तय करने के बाद मैं हाईवे पर पहुंच गया। हाईवे पर भी मुझे इतनी ज़्यादा चहलकदमी नज़र नहीं आ रही थी। इक्की दुक्की गाड़ियाँ नज़र तो आती, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो इशारा पाते गाड़ी को रोक सके। ऐसे में मैं उस हाईवे के ऊपर पैदल ही पैदल चलने लगा और तभी मुझे एक वाइट रंग की कार पीछे से आती हुई नजर आई, जो कि बहुत ही कम रफ्तार में थी। मुझे लगा कि ये आदमी शायद मुझे लिफ्ट दे सकता है, इसलिए मैंने उसी के सामने अपना हाथ दिखा दिया। अच्छी बात तो ये थी कि जैसे जैसे वो गाड़ी मेरे करीब आ रही थी तो वैसे वैसे उसकी रफ्तार और भी ज़्यादा धीमी हो रही थी और आखिर में जाकर उसने तुरंत ही मेरे बगल में लाकर गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी के रुकते मैं जल्दी से भागा और दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर सवार हो गया। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैंने देखा कि गाड़ी चलाने वाला एक बाबू साहब था, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो एक फॉर्मल ड्रेस में था। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो कोई ऑफिस में काम करता था। हालांकि मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न ही उससे कुछ ज़्यादा बातचीत की। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसने मुझे ये पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने उसे बताया कि मुझे बस थोड़ा सा आगे बस स्टैंड तक ही जाना है। फिर गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी और उसी के साथ में गाड़ी के अंदर से बाहर का दृश्य देखने लगा। तभी हमें सामने की तरफ एक महिला नजर आने लगी। उसे देखते ही मैंने उस बाबू साहब से कहा, अरे भैया, आजकल सड़क के ऊपर भी इतनी रात को भूत प्रेत ही मिलते हैं, तो ज़रा संभल कर, हो सकता है ये भी कोई चुड़ैल डायन हो। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने उस महिला के पास ले जाकर गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। जैसे ही गाड़ी उसके पास जाकर रुकी तो मेरा ध्यान उस महिला के चेहरे और उसके कदमों के ऊपर ही टिका हुआ था। अक्सर सड़क के ऊपर लिफ्ट मांगने वाली कुछ महिलाएं चुड़ैली निकलती हैं और उनके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए होते हैं। तो मैं यही देख रहा था कि कहीं इस महिला का वही तो हाल नहीं है जो मैंने आज तक की काल्पनिक कहानियों में सुना था। थोड़ी देर तक तो उसकी तरफ देखने के बाद जब मुझे उसके पैर ठीक से नजर नहीं आए तो फिर मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो महिला गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता कि उस बाबू साहब ने कहा, कहाँ जाना है वैसे आपको? इतना सुनते ही वो महिला बोल पड़ी, बस मुझे यहाँ से थोड़ी दूर आगे वाले बस स्टैंड पर जाना है। बस स्टैंड का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लगा कि अब मैं इस महिला के साथ एक बढ़िया सफ़र को अंजाम दे सकता हूँ। इतनी गिनी चुनी बात होने के बाद गाड़ी के अंदर फिर से सन्नाटा पसर गया और गाड़ी की रफ्तार अब लगभग 80 से 100 के बीच में थी। बीच बीच में मैं कुछ बोलने की कोशिश तो करता, लेकिन न ही तो उस महिला की तरफ से मुझे जवाब मिलता और न ही गाड़ी को चला रहा वो बाबू साहब मुझे कोई जवाब देता। इसलिए मैंने भी अब चुप्पी साध ली।
फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी एकदम से धीमी पड़ गई और गाड़ी के अंदर पहले के मुकाबले ठंड अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। बीच बीच में ठंड इस कदर बढ़ जाती कि मेरे हाथ बर्फ़ की तरह जम जाते, तो बीच बीच में मुझे इस तरह की गर्मी लगती मानो मैं तेज़ धूप में खड़ा हूँ। ये सब लगातार 5 मिनट तक चलता रहा और फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर सफ़ेद रंग का धुआं फैलने लगा। वो धुआं इतना ज़्यादा तेज़ था कि मैं ज़ोर ज़ोर से खांसी लेने लगा और इसी बीच उस बाबू साहब के चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। मैं समझ गया था कि जिस चीज़ का मुझे डर था अब वही हो रहा है। वो बाबू साहब दर्द के मारे चिल्ला रहा था और इतने में ही खून की कुछ छींटें मेरे हाथ पर आकर टपक गई। इतना तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। हालांकि उस सफ़ेद धुएं के अंदर मुझे कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने भी मौका पाते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तुरंत ही गाड़ी से नीचे कूद गया। नीचे कूदते मुझे एहसास हुआ कि उस पक्की रोड के ऊपर मेरे हाथ पैर बुरी तरह से छिल गए थे और उनके अंदर से खून आने लगा था। मगर इसके बावजूद भी मैंने किसी तरह से अपने आप को उठाया और अपने पाँव को घसीटते हुए सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। अभी अभी मैं जिस सफ़ेद कार के अंदर से नीचे गिरा था वो सफ़ेद कार भी वहाँ से थोड़ा आगे जाकर रुक गई और उसके चारों दरवाजे एक साथ खुल गए। तभी मैंने देखा कि बाबू साहब अब भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। उसके सर के अंदर से खून बह रहा था और उनकी गर्दन को भी किसी ने काटा हुआ था। फिर मुझे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि ये करतूत इस महिला की ही थी और वो एक प्रेत थी। बाबू साहब के चेहरे पर उनका खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। लिहाजा मैं भी उठा और उसके बाद उनको अपने पीछे आने को कहने लगा। बाबू साहब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने उस महिला को देखा तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को इतनी देर से मैं शांत स्वभाव का समझ रहा था, उसके उस भयानक रूप को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि उसका जबड़ा फटा हुआ था और उसके सर के ऊपर लाल लाल रंग के मुझे 2 बड़े बड़े सींग नजर आ रहे थे। वो एक शैतान ही थी जो हम दोनों को कभी भी कुचल सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। जहां हम दोनों को अपनी जान की पड़ी थी कि तभी एक बस वाले ने उस भयानक महिला को एकदम से कुचल दिया और उस बस वाले ने थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसके कदमों पर ब्रेक लगा दिया। बस उसके ऊपर से निकल गई और उसके नीचे गिरते ही मैं और बाबू साहब हम भागते हुए उस बस के अंदर चढ़ गए। दरअसल हमने देखा कि वो एक बारात की बस थी जिसके पीछे एक पर्चा लगा हुआ था, पर इस समय वो बस पूरी तरह से खाली थी। हम दोनों के अलावा उस बस के अंदर उस बस का ड्राइवर ही था। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया और इशारा पाते ही मैंने 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया और तुरंत ही उस बस के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर जैसे दरवाजे को बंद किया तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। लेकिन तभी उस ड्राइवर ने कहा, अभी तक हम सुरक्षित नहीं हैं, पहले से भी ज़्यादा खतरा अब हमारे ऊपर मंडराने लगा है। तुम दोनों बस के अंदर मौजूद सारी विंडो को बंद कर दो और हाँ, लगातार भगवान का नाम जपते रहना। अगर हमने एक भी गलती की तो फिर इसका अंजाम हम अपनी जान देकर चुकाएंगे। दोस्तों, उस बस ड्राइवर की बात सुनकर हमने अपनी गर्दन हिलाई। बस ने रफ्तार पकड़ी। तभी हमें सड़क के बीच में सफ़ेद रंग का वो धुआं नजर आने लगा। लेकिन बस ड्राइवर बड़ा ही तेज था। उसने रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ाया और उसके बाद उस सफ़ेद धुएं को महज 2 सेकंड के अंदर काट दिया। उस बस ड्राइवर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन चीज़ों का मास्टर हो, क्योंकि उसकी कही गई हर एक बात सच साबित हो रही थी। तभी उसने बताया था कि थोड़ा सा आगे टर्न लेने के बाद हमें मुसीबत का सामना करना होगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। हमें सड़क के बगल में करीबन 7-8 महिलाएं एक साथ हमारी बस के साथ साथ भागती हुई नजर आ रही थी। उन महिलाओं के चेहरे की दशा बिल्कुल एक जैसी थी। जैसा कि हमने पहले उस महिला को देखा था, बिल्कुल वैसे उनके साथ भी था। उन्हें देखकर हमें घुटन हो रही थी, लेकिन हम भगवान का नाम भी जपते जा रहे थे। तभी बस ड्राइवर ने कहा, सुनो, अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो और हाँ, गलती से भी अपनी आंखों को मत खोलना। अगर तुमने आंखें खोल ली तो फिर इस भयानक दृश्य को तुम सह नहीं पाओगे। उस बस ड्राइवर की बात मानकर मैंने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और अब जो होना था वो या तो वो बस ड्राइवर करने वाला था या फिर सब कुछ भगवान भरोसे था। फिर कुछ देर तक तो बस स्पीड से चली, मगर उसके बाद अचानक ही बस को एक तेज झटका लगा और झटका लगने का सिलसिला हर बार कोई ना कोई मुसीबत खड़ा कर ही देता था। इसलिए मैंने इस बार आंख नहीं खोली, लेकिन तभी मुझे अपने बगल में से बहुत ही जोर के
चीखने की आवाज़ आई और इस आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए। गलती से मैंने भी अपनी आंखें खोल ली तो मैंने देखा कि बाबू साहब डरे हुए थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो मेरे पीछे की साइड में देख रहे थे। तभी उस ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुम दोनों को कहा था कि अपनी आंखें बंद रखो। उसकी इतनी सी बात सुनते ही फिर से मैंने अपनी आंखों को झट से बंद कर लिया। आंख बंद करने के बाद भी मुझे इस स्थिति का एहसास हो रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अभी तक बस ड्राइवर सही सलामत था और मुझे विश्वास था कि जब तक वो सही है तब तक हम सुरक्षित हैं। फिर कुछ देर तक तो बस के अंदर इसी तरह उथल पुथल मचती रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा माहौल एकदम से नॉर्मल होने लगा। फिर उसके साथ ही बस ड्राइवर ने कहा, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर जैसे मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो मैंने पाया कि मैं उस बस स्टैंड पर पहुंच गया था जहां पर मुझे जाना था। बस स्टैंड पर पहुंचते मेरी जान में जान आई और उसके बाद मैं उस बस ड्राइवर को धन्यवाद बोलकर उसे इस घटना के बारे में पूछने लगा। तब जाकर उस बस ड्राइवर ने बताया कि दरअसल यहाँ पर करीबन 3 साल पहले एक लड़की रात को अपने किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी और घर लौटते वक्त उसकी स्कूटी बीच में खराब हो गई। फिर उसने आधी रात को जब किसी आदमी से लिफ्ट लेने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसे लिफ्ट तो दी, लेकिन उसके साथ बहुत ही घिनौना काम किया और चलती हुई गाड़ी के अंदर से उसे नीचे फेंक दिया और साथ ही उसको वहीं पर मार दिया। फिर उसके बाद से उस लड़की की आत्मा यहीं पर भटकती है। कहते हैं कि वो लड़की अब आने जाने वाले सारे मुसाफिरों को अपना दुश्मन मानती है, जिस वजह से रात में यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं रोकता और जो आदमी एक बार उस लड़की के बगल में लाकर अपनी गाड़ी रोक लेता है तो उसके बाद उस लड़की से उसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों किस्मत वाले हो जो अचानक मुझे सड़क के ऊपर भागते हुए नजर आ गए। हालांकि मुझे वो लड़की वगैरह कुछ भी नजर नहीं आई थी, क्योंकि वो उसी को दिखती है जिसके साथ ही सब हादसा होता है। दोस्तों, जैसे जैसे मुझे वो बताता जा रहा था वैसे वैसे मेरे कान खड़े होते जा रहे थे। अंत में जब सारी बात खत्म हो गई तो उसने मुझे सही सलामत बस में बैठा दिया और साथ ही उस बाबू साहब को भी उसकी मंजिल तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे लगातार 7 दिन तक तेज बुखार रहा और फिर मैंने अपने ही गांव के पुजारी बाबा से अपने घर के अंदर हवन वगैरह करवाया और तब जाकर मेरी हालत नॉर्मल हुई। दोस्तों, उस रात के बाद मैं कभी भी फिर किसी भी अननोन आदमी के साथ गाड़ी में नहीं बैठता हूँ। ना जाने कब किस मुसीबत से सामना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।